सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस भारतीय ने सिंगापुर में सिलंबम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा गणेशन संधिराकासन। तो अभी सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई सिलंबन प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकासन नाम के एक भारतीय ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिलंबम क्या है। तो ये एक प्राचीन हथियार आधारित यानी कि वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु क्षेत्र में हुई थी। यहाँ पे अगर आप सिलंबम को देखोगे, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सिलम मतलब होता है पहाड़ और बम मतलब होता है बांस, मतलब बांस का इसमें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखो, बात यहाँ पे मार्शल आर्ट की हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको राज्यों के मार्शल आर्ट में बताता हूँ जो आपको पता होने ही चाहिए और क्यों पता होने चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो याद रखो गतका ये मार्शल आर्ट है पंजाब का। कलारी पय्यट्टू मार्शल आर्ट किसका है? केरल का। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक थांग ताबे आपने नाम सुना होगा जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और मल्लखंब का संबंध है मध्य प्रदेश से। और ये चार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रख ही लेना, और रखो न रखो ये नाम तो याद रख लेना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो होंगे उसमें इन चारों को शामिल किया गया था, तब आपने इनके नाम सुने होंगे। अच्छा, बात हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसका चौथा संस्करण होगा 2021 में, कहाँ पे होगा वो? हरियाणा के पंचकुला में होगा, याद रखना। और कलारी पय्यट्टू से आपको याद आना चाहिए, अभी कलारी पय्यट्टू अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? केरल में ही की गई थी। उसके अलावा पाइका जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। छोलिया ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। एक मुष्टि युद्ध भी आप याद रखो, ये उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है। मर्दानी खेल ये है महाराष्ट्र का। और परिखंडा कहाँ का है? तो ये बिहार का है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड इन्होंने जीता था। तो इस प्रश्न से गणेशन का नाम याद रखना और ये कुछ मैंने मार्शल आर्ट बताए उनके नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री किसे चुन लिया गया है? तो आंसर होगा अबी अहमद। तो अभी हाल ही में इथोपियन चुनाव में अबी अहमद ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। और इस तरह से इथोपिया के प्रधानमंत्री ये जो अबी अहमद हैं तो यह प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल जारी रखेंगे। अच्छा, अबी अहमद से कुछ याद आता है क्या आपको? याद करो कुछ याद आएगा। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको। चलो फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? बाकी स्टीफन लॉफ्वेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने, इब्राहिम रईस ईरान के प्रेसिडेंट बने और इसाक हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने। वैसे इजराइल के भी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? नेफ्ताली बेनेट। बात यहाँ पे इथोपिया की है तो ये रहा मैप में इथोपिया। कैपिटल इसके एडिस अबाबा है। करेंसी है इथोपियन बिर। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा इटली ने। तो अभी हाल ही में इटली ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप 2020 चैंपियनशिप जीत ली है। और ये चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पे हुआ ये इंग्लैंड में ही था। और अभी आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कोपा अमेरिका 2021 जो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, जिसको जीत लिया किसने? अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके? ब्राज़ील को ही हरा करके। मतलब जहाँ पे हुए थे उसी टीम को हरा दिया गया। देखो, फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है या सबसे बड़ा खिताब कौन सा है? फीफा वर्ल्ड कप है। दूसरा सबसे बड़ा होता है यूरो कप, जो हमने अभी देखा कितने जीत लिया? इटली ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा के। तीसरा सबसे बड़ा होता है कोपा अमेरिका, जो हमने कल देखा था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था ब्राज़ील को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले वो कहाँ पे होने? कतर दोहा में होने। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दो। AFC महिला एशिया कप 2022 ये कहाँ पे होंगे? ये मुंबई और पुणे में होंगे। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि 2022 में होंगे उसको कौन होस्ट करेगा? याद रखना वो भारत में होंगे। उसके अलावा 2022 में ही फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप वो होंगे कोस्टा रिका में। ये तो होगी महिलाओं की बात। अगर पुरुषों में बात करें
तो फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये 2023 में होंगे, याद रखना, पेरू में। और उसी के साथ अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे, ये इंडोनेशिया में होंगे 2023 में। बाकी देखो फीफा से 2 पॉइंट याद रख लो। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। अच्छा चलो मुझे बताओ, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको प्रश्न दे दिया गया जैसे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फिर आपको पता होना चाहिए फुटबॉल से है, तभी नंबर मिलेंगे। उसी तरह से याद रखना, रोवर्स कप आपसे पूछ लिया जाए, या सुब्रतो मुखर्जी कप पूछ ले, या आशुतोष मुखर्जी कप पूछ ले, या मर्डेगा कप पूछ ले, डूरंड कप पूछ ले, संतोष ट्रॉफी पूछ ले, इन सब का संबंध है फुटबॉल से। चलो फिर आप एक प्रश्न का जवाब दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके, अजलान शाह कप का संबंध किससे है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जुलाई को। और 12 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि इनका जन्म होता है 12 जुलाई 1997 में, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जुलाई को ये दिवस मनाते हैं। और आपको याद होगा 2014 में जब ये 17 साल की थी, उस समय इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और याद रखना, नोबेल पीस प्राइज पाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं ये। एक्चुअली में 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के बंदूकधारियों ने मलाला यूसुफजाई को सिर में गोली मार दी थी। वैसे तो काफ़ी सारे इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक तो ये नोबेल पीस प्राइज़ वाला याद रखना, एक पाकिस्तान सरकार ने भी सन 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार दिया था इनको, और 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लिट्जमैन अवार्ड इनको दिया था। उसके अलावा 2019 में यूनाइटेड नेशन ने मलाला को दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, आई एम मलाला। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, ही नेम्ड मी मलाला नाम से, जिसे 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। देखो डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई में हमने, आपको याद होगा, 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है विश्व जनसंख्या दिवस, जो हमने 11 जुलाई को मनाया। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सैयद उस्मान अजहर मकसूसी को। तो हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं ये सैयद उस्मान अजहर मकसूसी, जो अपने भोजन अभियान जिसका नाम है हंगर हैज़ नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। और अभी उसी के लिए उन्हें यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। और ये जो पुरस्कार है ये उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। बाकी सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 मिला था इनको, और इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डांस कहते हैं। अच्छा, ग्रीन ऑस्कर किसको कहते हैं, व्हिटली अवार्ड को कहते हैं। और 2021 का मिला है नुक्लू फॉर्म को अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड के हैं और ये पहले व्यक्ति हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा ये प्रश्न। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड की बात करेंगे तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा समीर बनर्जी ने। तो अभी भारतीय मूल के अमेरिकी ये जो है समीर बनर्जी, उन्होंने विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप में बॉयज़ सिंगल का टाइटल जीत लिया है, और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया। इतिहास रच दिया मतलब ये पहले भारतीय मूल के अमेरिकी बन गए ये खिताब पाने वाले। अच्छा, विंबलडन ओपन कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। 2021 का विंबलडन ओपन में बात करेंगे तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, एशले बार्टी ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। विंबलडन ओपन से और क्या याद रख सकते हो, एक तो ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पुराना जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना साल में, उसमें सबसे पुराना यही है। और लास्ट टाइम पिछले साल इसी ओपन को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले फ्रेंच ओपन हुआ था जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रोलैंड गैरोस किसे कहते हैं, फ्रेंच ओपन को।
और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था बारबोरा क्रेचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और उसका भी मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने ही जीता, जो कि सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है बताओ? क्ले कोर्ट पे। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। और इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसका महिला सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, जापान की प्लेयर हैं। और पुरुष एकल का खिताब तो इन्होंने ही जीता था, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं इस साल के, आपके एक आखिरी बाकी है यूएस ओपन, और वो भी हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ और एआईसीटीई। तो अभी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और स्किल्स यानी कि कौशल और योग्यता को बढ़ावा देने के लिए ये एमटेक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और इस डिफेंस प्रोग्राम में कितनी धाराएं यानी कि कितनी स्ट्रीम्स होंगी? 6 स्ट्रीम्स होंगी। देखो, एआईसीटीई की बात करते हैं ना, फुल फॉर्म बताइए आपको, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिल जाएगा। और इसके चेयरपर्सन कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। बाकी डीआरडीओ की बात करते हैं। देखो, डीआरडीओ मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं हम? 1 जनवरी को मनाते हैं। अभी आपको याद होगा, डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज के लिए 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा बनाई थी। अभी ऑक्सीजन केयर सिस्टम बनाया था डीआरडीओ ने ही, जो मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा। उसके अलावा डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक भी विकसित की थी। अभी डीआरडीओ ने ही सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की। उसके अलावा अभी डीआरडीओ ने पिनाका का भी सफल परीक्षण किया था। पिनाका ये क्या है? ये रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जो कि एक बार में ही यानी कि आप कह सकते हो 44 सेकंड में 12 मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। उसी तरह से हमने पढ़ा था डीआरडीओ ने निर्भया मिसाइल को, जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका सफन भी किया था। कहाँ से? व्हीलर द्वीप से, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। अभी देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम ये तैयार किया गया है, इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रजाल इसका नाम है। इसको बनाया है हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स ने। और अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है, तो ब्रह्मोस आंसर कर देना, जिसे रशिया और भारत ने साथ मिलकर के बनाया है। वैसे अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल भी तैयार की है, जिसका नाम है आसमी। और डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया है, जिसका नाम है सहायक NG। और अभी डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था? हेमंत कुमार को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने नागपुर में भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी ने। LNG मतलब लिक्विड एंड नेचुरल गैस। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में, जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया है। और एक बार चालू होने के बाद नागपुर में ये LNG फिलिंग स्टेशन व्यावसायिक आधार पर संचालित होने वाला पहला ऐसा प्लांट होगा। अच्छा, नितिन गडकरी के पास अभी एक ही मंत्रालय है, याद रखना। पहले इनके पास MSME मंत्रालय था। तो आप क्या बता सकते हो अब MSME मंत्रालय किनके पास है? तो याद रखना, नारायण राणे के पास है। और अगर आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ट्रिकी वाला वीडियो देखा होगा, तो कुछ और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। बताइए, धर्मेंद्र प्रधान कौन सा मंत्रालय है अभी इनके पास? चलो, इसमें से मैं एक भी नाम नहीं बताऊंगा आपको। धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आपको बता दूं, नए कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अभी बने हैं, उनके ऊपर अभी एक ट्रिकी वीडियो बना दिया गया है। और उसके पहले 8 जो नए गवर्नर बने थे 8 राज्यों के, उनके ऊपर भी ट्रिकी वीडियो बना दिया गया है। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर के आप उन्हें देख लीजिए। अब ये बढ़ते हैं आगे।
फिर अगला प्रश्न है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा किस प्रजाति का बीमा किया जाएगा? तो आंसर होगा हिमालयी याक। तो अभी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार अत्यधिक मूल्यवान हिमालयी याक का बीमा करने की घोषणा की है। एक्चुअली में कठोर जलवायु परिस्थितियों में रहने वाले याक किसानों को याक की मौत के कारण नियमित नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारत में इस समय लगभग 58,000 याक हैं और मुख्य रूप से ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह में पाए जाते हैं। मतलब जो ठंडे एरिया, बर्फ वाले एरिया हो गए। अच्छा बताओ फिर आप, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, नेशनल याक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के देरांग में। और आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश से कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का ही था, 17 था। और सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? बिहार का था। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ट्विटर ने किसे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा विनय प्रकाश को। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी था वैसे आपको, कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक गाइडलाइंस जारी की थी और उसमें कहा था कि सोशल मीडिया को अगले 3 महीने में ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना होगा और वो जो अधिकारी होगा वो भारत में ही बैठना चाहिए। उसके बाद ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। तो अब ट्विटर ने एक बार फिर से भारत के लिए नए ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है, यानी कि शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। ये जो ग्रीवांस ऑफिसर होते हैं, शिकायत अधिकारी होते हैं, इनका काम क्या होता है? भारतीय जो सब्सक्राइबर हैं उनकी शिकायतों का निवारण करना, उनको सॉल्व करना। इसी तरह से व्हाट्सएप ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? परेश बी लाल को। और फेसबुक ने नियुक्त किया था स्फूर्ति प्रिया को। बाकी ट्विटर देखो, ट्विटर की स्थापना होती है सन 2006 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में और उसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के लिए किस फर्म ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के साथ सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। बताओ ये किस देश के प्लेयर हैं? ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। अच्छा, बांग्लादेश के एक प्लेयर का नाम आपको ज़रूर याद होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मुशफिकुर रहीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया था मई महीने के लिए। और मई महीने में अगर महिलाओं में बात करेंगे किसे चुना गया था? कैथरीन ब्राइस को, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है। और देखो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, और आज का जो रिवीजन वाला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 5 महीने हो गए। आज की बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जा चुका है। हर महीने 2 प्लेयर चुने जाते हैं, एक महिला एक पुरुष हो गया। तो अभी तक कितने? 10 प्लेयर चुने जा चुके हैं। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आप मान के चलें आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया। तो वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको याद होंगे, नहीं याद किसी को तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, इनको याद रखना। जनवरी मंथ की बात करेंगे तो पुरुषों में चुने गए थे ऋषभ पंत, महिलाओं में चुने गई थी कौन? शबनीम इस्माइल, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी की बात करेंगे तो पुरुषों में आर अश्विन, महिलाओं में टेमी बैमोन चुनी गई, जो कि इंग्लैंड की है। मार्च की बात करेंगे, पुरुषों में चुने गए भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में चुनी गई लिजेल ली, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। अप्रैल की बात करेंगे, पुरुषों में बाबर आजम चुने गए, पाकिस्तान के कप्तान हैं, और महिलाओं में एलिसा हेली चुनी गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और मई महीने की बात करेंगे तो हमने पढ़ लिया, पुरुषों में मुशफिकुर रहीम चुने गए, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस चुनी गई, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है। तो इनको हर महीने का साथ के साथ निपटाते हुए चलो। 2 नाम याद रखने आसान होंगे कंपैरेटिवली जब आप एक साथ सारे महीनों के याद करोगे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा पवन सिंह को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, इस सेशन से आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस सेशन की हेल्प ज़रूर करना, इस वीडियो की हेल्प ज़रूर करना, इसे लाइक और शेयर करके। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कर देना।